मित्रों नमस्कार। ये है माइंड मार्कर और मैं हूँ डॉक्टर एपी सिंह। प्रस्तुत है भूगोल के 50,000 प्रश्नों की श्रृंखला का 11वां भाग। मानसून की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बारिश का क्या कारण है? तो इसमें देखिए जो ऑप्शन दिए हैं: स्थानीय वायु संचलन, समशीतोष्ण चक्रवात, उत्तरी पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिमी मानसून। इसमें जो आंसर दिए हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून दिए हैं। तो उत्तर पूर्वी मानसून तो इसका आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मानसून की शुरुआत में। तो मानसून की शुरुआत में जब जून जून में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून जो है केरल में आता है, और तो वो जो है तमिलनाडु का तट है वो शुष्क रह जाता है। वो जो बारिश होती है वो शीतकाल में होती है, वो भी उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, जब लौटता हुआ मानसून आता है और बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के बारिश करता है। तो इसका आंसर तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ये लोग जो है सॉल्व करते समय ध्यान नहीं देते हैं कि पूछा जा क्या जा रहा है, और हमने मार्केट में देखा हर किताबों में यही आंसर दे देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा स्थानीय वायु संचलन, ए होगा। और दक्षिण पश्चिम मानसून और समशीतोष्ण चक्रवात तो होगा ही नहीं, क्योंकि समशीतोष्ण चक्रवात तो होता ही नहीं है। तो जब जो है दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों नहीं होगा, इसको आइए मैप से समझाते हैं। देखिए, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है यहाँ पे टकराता है, जब ये इस तरह से पश्चिमी घाट पे जो है बारिश होती है, और इसके जब ये जो पहाड़ियाँ हैं इसको जब पार करके जाता है इस क्षेत्र में, तो ये क्षेत्र जो है वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है, क्योंकि ये जो कार्डमम, अन्नामिलाई और नीलगिरी जो हिल हैं, इनको पार करके जब जो है ये हवाएं जब इस तमिलनाडु में आती हैं, तो जब ऊपर जाती हैं तो बारिश हो जाती है, उसके बाद इनकी नमी खत्म हो जाती है, और जब पहाड़ों से नीचे उतरती हैं तो इनका जो है तापमान बढ़ जाता है और बारिश नहीं हो पाती है। क्योंकि हम जानते हैं जब हवाएं जब ऊपर जाती हैं तो फैलती हैं, तब जो है उनका तापमान जो है कम होता है, और जब हवाएं नीचे आती हैं तो वो सिकुड़ती हैं तो उनका तापमान बढ़ जाता है। ये जो जब नीचे हवाएं उतरती हैं तो वायुमंडलीय स्थिरता होती है, मतलब बारिश नहीं होती है। लेकिन जब हवाएं ऊपर उठती हैं और फैलती हैं और ठंडी होती हैं और संघनन होकर के बारिश होती है, तो इस कारण से एक जो ये अरब सागर वाली शाखाएं हैं उसके कारण बारिश नहीं हो पाती हैं, और जो बंगाल वाली जो खाड़ी की जो हवाएं हैं या मानसूनी पवने हैं, वो कोरोमंडल तट के समांतर जो है निकल जाती हैं। यहाँ आग पे बारिश करती हैं, लेकिन यहाँ पे ये इसके समांतर निकल जाती हैं। तो इसका मेन कारण ये हो गया कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर वाली पवने हैं, वो उसके परिप्रेक्ष्य में वृष्टि छाया प्रदेश में ये क्षेत्र पड़ता है, और जो बे ऑफ बंगाल की जो खाड़ी की पवने हैं उसके परिप्रेक्ष्य में यह तट जो है उसके समांतर पड़ता है, इसलिए बारिश नहीं हो पाती। इसमें जो बारिश होती है वो शीतकाल में होती है, वो भी जब दक्षिण पश्चिम मानसून, मतलब ये इधर वाली हवाएं जब आती हैं, मतलब किधर से आती हैं, ये जो है उत्तर और पूर्वी, उत्तर पूर्वी जिधर से हवा आती है उधर उसका नाम दिया जाता है। तो उत्तर पूर्वी जब हवाएं आती हैं तब बारिश होती है यहाँ पे शीतकाल में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी, बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि ये शीतकाल में होता है। और इसका जो आंसर सटीक होगा वो स्थानीय वायु संचलन के कारण होता है, क्योंकि वहाँ जो गर्मी के कारण जो है भारत जो है ये लगभग 8 डिग्री के आसपास है, 6 से 8 डिग्री के आसपास है जो ये क्षेत्र। तो ये जब पेटियाँ गर्मियों में उत्तर की तरफ स्थानांतरित हो जाती हैं, तो यहाँ पे लगभग विषुवत रेखीय जलवायु का भी पाया जाना संभव हो पाता है। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो होगा स्थानीय वायु संचलन। अब जो है इतना हम आप लोगों को समझा दिए हैं तो आप लोग समझ गए होंगे। वैसे मानसून के लिए एक सोच रहे हैं कि वीडियो जो है बनाएं, इसमें डिटेल हो, क्योंकि ये मैकेनिज्म इतना आसान नहीं है समझना, क्योंकि इसमें केवल धरातलीय वायु को नहीं जो है लिया जाता, जो जेट धाराएं हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगी, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। लेकिन जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतनी व्याख्या करनी थी हमने आपको बता दी। यहाँ हम कई बुक में देखे तो ये जो है सभी जगह उत्तर जो है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे भी लोग गलत ही उत्तर देते हैं। मानसून की शुरुआत में ये देखे नहीं और उस फटाक से जो है उत्तर पूर्वी मानसून इसका आंसर लगा दिए। तो इसका आंसर होगा स्थानीय वायु संचलन। चलिए देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है 662। भारत के किस राज्य में जाड़े की ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है?
तो अभी आपको हमने ये कॉन्सेप्ट समझाया जो है उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्वी मानसून से, मतलब जिधर से हवाएं आती हैं, जैसे ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया। जब भारत के मानसून इधर जो है हवाएं आती हैं ऐसे, ये कोरोमंडल के तट पे जो है बारिश करती हैं तमिलनाडु, मतलब ये किधर से हवाएं आती हैं, नॉर्थ ईस्ट, इसीलिए इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी हवाओं से जो है बारिश होती है। कहाँ होती है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगी। इसको व्याख्या पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना बहुत समझा दिए हैं आपको। अब अगला देखिए क्वेश्चन 663, कौन सा भारत के पूर्वी तट में शीत ऋतु की वर्षा के लिए अधिक उत्तरदायी है? तो इसमें क्या है, वही फिर देखिए आया है उत्तर पूर्वी मानसून। अब इसका का क्वेश्चन क्या है, 663 के बाद ये मैंगो सावर क्या है पूछ रहे हैं। तो कर्नाटक और इन सब क्षेत्रों में जो मानसून से पहले वर्षा होती है उसी को मैंगो सावर कहते हैं। और इसके पहले वीडियो में ये क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ क्या कहते हैं, कई चीज़ हैं उसमें, मैंगो सावर है और नार्वेस्टर है, और ये जो काफ़ी है उसके लिए चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, ये भी है। ये सब भी आप याद कर लीजिए। अब ये देखिए एक सूत्र है जो है कि बारिश की विविधता को गणना करने के लिए कौन सा सूत्र है, तो इसमें ये जो है मानक विचलन बटे औसत या एवरेज गुणे 100, मानक विचलन बटे माध्य या एवरेज जो है गुणे 100, ये वाला फार्मूला होता है। इस तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं, मानक विचलन बटे एवरेज बटे गुणे जो है 100। तो अब देखिए जो है, अब अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं, पनबिजली जो है संयंत्र कौन कौन से हैं और कौन कौन से राज्य में हैं। तो इसे जो है देख लेते हैं कौन कौन से राज्य में है। ये देखिए जो कोयना है तो ये तो महाराष्ट्र में है, और जो रंगा नदी है ये अरुणाचल प्रदेश में है, और दुलहस्ती जो है ये जम्मू कश्मीर में है, और कोपली जो है ये असम में है। तो आप इसे जो है मिला लीजिएगा, ये नदियों के नाम पे हैं। ये देखिए कोपली असम में हो गया, दुलहस्ती जम्मू कश्मीर हो गया, कोयना जो है महाराष्ट्र में हो गया, और रंगा अरुणाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड के किस जल विद्युत परियोजना की बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो जो सबसे ऊंचा बांध जो बना हुआ है उत्तराखंड में या भारत में का जो है वो टिहरी है। तो उत्तराखंड के टिहरी जल विद्युत परियोजना बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। इस परियोजना के द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण मिलाकर 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन संभव होगा। इसी बांध के पीछे जो निर्मित ये एक है सरोवर, इसको भी याद कर लीजिए आप लोग, स्वामी रामतीर्थ सागर सरोवर, ये पूछा जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा? टिहरी। और देखिए वही क्वेश्चन बोला सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो ये टिहरी है। ये भी आसान है क्वेश्चन। अब अगला क्या है, मौसिन राम जो भारत का सबसे आर्द्र स्थान है किस राज्य में है, तो कहाँ है? ये मेघालय में। ये भी बार बार क्वेश्चन आ चुका है, तो भी तो फिर छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? ये भी बार बार क्वेश्चन है, कौन से होगा? तापी। और क्यों हो ज्वार नदमुख बनाती है, इसकी भी व्याख्या पहले कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन है देखिए, कौन सी प्राचीन नदी नहीं है? तो देखिए सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, काली, ये सब जो है घाघरा, ये सब क्या हैं? पूर्ववर्ती नदियां हैं। ये हिमालय पहले तिब्बत के पठार से बहा करती थी, तो ये सब पूरा प्राचीन नदियां हैं। और नई नदी कौन सी है? गोमती है, जो फुलहर झील से कहाँ से निकलती है? पीलीभीत से। तो नवीन नदी ये है कौन सी? गोमती। अभी देखिए ये जो है कौन सा बांध ठीक से मेल नहीं, ये क्वेश्चन जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, इसमें आ गया है। तो ये देखिए कौन सा मेल नहीं खाता है, ये जो है आक्सबो जो है घाना में है, ये जो है बोल्टा नदी पे है शायद, हाँ शायद बोल्टा नदी पे है ये। हूबर जो है कोलोरेडो नदी पे है, और कुरेबावा ये जो है उसी नदी पे है जापान में। और ये बारगेब्बा जो है ये सिडनी में है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। यही जो है सुमेलित नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी घाटी भ्रंश से प्रवाहित होती है? बार बार क्वेश्चन आता है, नर्मदा। और आसवान परियोजना एक कहाँ की परियोजना है? तो आसवान परियोजना नील नदी पे बनाई गई हो, मिस्र की परियोजना है।
और ये आसमानबाद जलाशय नासिर झील सूडान मिस्र की सीमा पर अवस्थित मानव निर्मित झील जिसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। से कर्क रेखा भी गुजरती है, ये भी याद रखिए। भारत की जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, टाटा बिजली जल विद्युत परियोजना, ये तो महाराष्ट्र में है। ये पूछ रहे हैं कौन सा सही सुमेलित है। और पायकारा जो है, तो ये जो है पायकारा जो है तमिलनाडु में है। और अगला देखते हैं क्या है। ये पल्ली सवल जो है ये केरल में है, और सारावती जो है कहाँ है? ये कर्नाटक में है। तो आप लोग जो है इसको मिला लिए होंगे। ये देखें, पल्ली सवल केरल राज्य में है, टाटा जो है महाराष्ट्र में है, पायकारा जो है तमिलनाडु में है, और सारावती कर्नाटक में है। इन सब क्वेश्चनों का आप बार बार अभ्यास करेंगे तो ये सब परियोजनाएं बार बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। एक साथ आप याद करेंगे तो कन्फ्यूजन होता है, याद नहीं होता, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बार बार यही आएगा तो फिर हमें याद हो जाएगा। पायकारा कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। सारावती कर्नाटक में है। टाटा वाला जो है कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और पल्ली वासल जो है केरल में है। अब अगला देखते हैं, कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखिए, कौन सा युग्म सुमेलित है? तो गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पे है, और राणा प्रताप, अच्छा यही आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है, चंबल नदी पे है गांधी सागर बांध, सही है। और राणा प्रताप सागर ये भी चंबल नदी पे है। और रिहंद जो है ये सतलज पे है। रिहंद जो है वो गोविंद बल्लभ पंत सागर है रिहंद नदी पे, और सतलज पे गोविंद सागर है। इसका मतलब उलट दिया है, तो सही केवल एक यही है। ये देख लेते हैं, ये राणा प्रताप सागर जो है चंबल पे है, और गांधी सागर ये भी चंबल पे है, गोविंद सागर सतलज पे है, और गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है रिहंद पे है। कभी कभी जल्दी पढ़ने में गोविंद बल्लभ पंत जगह गोविंद सागर पढ़े और सही मार दिए, तो ये सब जो है ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, ये नहीं तो गलत हो जाता। अब देखिए, मुंबई और पुणे के प्राप्त वर्षा की मात्रा में अंतर कौन सी वर्षा के कारण होता है? तो जो मुंबई में बारिश होती है, इन सब क्षेत्रों में जो बारिश होती है वो जो है दक्षिण जो पश्चिमी जो घाट हैं उसके कारण जो होती है वो पर्वतीय वर्षा होती है। जब ऊपर जो है हवाएं चलती हैं तो पर्वतीय वर्षा होती हैं, तो ये मेन जो है उसका क्या है? पर्वतीय वर्षा है। वो तुलना में जो है पवन अभिमुख ढालों पर वृष्टि छाया होती है, तो इसके कारण जो है ये होता है, जो अभी पहले क्वेश्चन में हमने आपको समझाया कि इस प्रकार पश्चिमी घाट के पार जैसे ही पवनें जाती हैं तो वो जो है गर्म हो जाती है नीचे जब उतरती हैं, और शुष्क हो जाता है, तो वो क्षेत्र जो है वृष्टि छाया प्रदेश होता है भारत में। और इसे जो है मैप में भी देख लेते हैं कि पुणे और मुंबई की क्या स्थिति है। तो ये देखिए, जो मुंबई है, ये देखिए मुंबई है, ये जो है यहाँ वर्षा ज़्यादा प्राप्त करता है, जबकि ये पुणे जो है उसकी अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त कर पाता है। तो यही जो है अंतर है कि वो पर्वतीयकृत वर्षा होती है वहाँ पे। अब ये देखिए, क्वेश्चन आया है कि कौन से राज्य में बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्र के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये देखिए, क्वेश्चन जो है बड़ा कंफ्यूजिंग है। इसमें ये जो है बिहार और असम को लेकर के कंफ्यूजन के सबसे पहले नंबर 1 पे कौन रखा जाए। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका आंसर बी होगा, कि सबसे अधिक जो है असम में हो जाएगा, और उसके बाद बिहार हो जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद हरियाणा। यहाँ पे जो ये वो व्याख्या किए हैं, ये बिहार को नंबर 1 पे रखे हैं, और असम को दूसरे नंबर पे, आंध्र प्रदेश को, हरियाणा को चौथे नंबर पर रखे हैं। ये भी सही हो सकता है, लेकिन जो है इसका कोई विकल्प मिल नहीं रहा है। ये जो है विकल्प के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये दूसरा हो जाएगा, और ये चौथा हो जाएगा, और ये तीसरा हो जाएगा, और ये पहला हो जाएगा। तो ये वाला विकल्प कहीं है नहीं, तो ये आंसर जो है सटीक ज़्यादा जो है ये बी वाला ही होगा। अब अगला देखते हैं, हीराकुंड परियोजना एक नदी की धारा को नियंत्रित करती है। मतलब कि हीराकुंड किस नदी पे है? तो कौन सी नदी पे है? महानदी पे है। ये भी बार बार क्वेश्चन जो है आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 680। देखिए, कुछ परियोजनाएं ही नहीं याद कर लीजिए, जैसे कुंडाह परियोजना जो है, कह रहे हैं सुमेलित कहाँ है? तो कुंडाह परियोजना जो है ये तमिलनाडु में है। कुंडा जो है एक नदी है, उस है कुंडा जो है ये कहाँ है?
तमिलनाडु में है। और इदुक्की जो है ये तो केरल में है। और तवा, ये भी जो है सही है, मध्य प्रदेश में है। और पुंजमपाद जो है कहाँ पे, ये गोदावरी नदी पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। तो केवल जो है क्या करें, सुमेलित नहीं है, तो ये पहला आंसर हो जाएगा। ये जो है कुंडा जो है परियोजना कहाँ है, ये याद कर लीजिए, फिर कभी आएगा। ये कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर परियोजनाओं से संबंधित है। फरक्का जो है ये तो गंगा नदी पे हो जाएगा। और नागार्जुन देखिए, अर्जुन मतलब कृष्ण से संबंधित है, तो ये इससे हो जाएगा। और काकरा पार जो है इससे हो जाएगा, तापी पे हो जाएगा। और माता टीला जो है बेतवा पे हो जाएगा। तरह जो है आपका हो जाएगा, माता टीला बेतवा पे हो गया, काकरा पार ताप्ती पे हो गया। कृष्णा अर्जुन, अर्जुन महाभारत वाले साथी रहते हैं कृष्णा नदी पे अर्जुन। और भीमा, भीमा सहायक नदी है, और नागार्जुन परियोजना है। महाभारत से आप लोग याद कर लीजिए, कृष्ण महाभारत के पात्र के अनुसार इसके साथ थे, तो अर्जुन के साथ थे, और भीम के साथ। भीमा सहायक नदी हो गई और नागार्जुन परियोजना हो गई, बार बार बता चुके हैं। सिंचाई के लिए बनाई गई नहरों की अधिकतम लंबाई कहाँ आती है, उत्तर प्रदेश में है। और तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पे अवस्थित है, तो तुलबुल कहाँ है, झेलम पे है। तुलबुल जो है कहाँ है, झेलम पे है। भारत में कश्मीर वुलर और तोरोको कसके बीच नौ परिवहन की आवश्यकता को महसूस करते हुए 1989 में तुलबुल नौ परिवहन योजना शुरू की गई। इस परियोजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के बारामूला के निकट झेलम नदी पर स्थित वुलर झील पर बांध निर्माण का प्रस्ताव है, कह रहे हैं। नौ परियोजना झेलम के बनाए गए हैं, तो मेन हमारा आंसर क्या हो जाएगा झेलम नदी पे। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पे है, तो ये बार बार क्वेश्चन आता है। टिहरी बांध कहाँ पे है, भागीरथी और भिलांगना पे। इसकी सिचुएशन ये है कि भागीरथी ऐसे आती है और भिलांगना ऐसे आती है, ये भागीरथी हो जाती है, और ये यहाँ पे टिहरी बांध हो जाता है। नीचे से जो है वो कौन सी नदी आती है, अलकनंदा। फिर आगे बढ़ते हैं, देवप्रयाग मिलते हैं, फिर जो है गंगा नदी इसका नाम होता है। तो टिहरी परियोजना कहाँ पे है, भागीरथी और भिलांगना पे। पंचमपाद सिंचाई परियोजना किस नदी पे, गोदावरी पे है, और कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। ये भी बार बार आ चुका है, इसकी व्याख्या पढ़ने की बड़ी जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, इसमें कह रहे हैं कि तुंगभद्रा परियोजना केरल और तमिलनाडु राज्य लाभान्वित हैं। कुडोह परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। सलाल परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। सारावती परियोजना जोग प्रपात, देखिए सारावती जो है ये जो है कर्नाटक वाली परियोजना जोग प्रपात पे है, सारावती परियोजना। ये तो सही है, बाकी कथन जो है गलत हैं। और देखिए तुंगभद्रा जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की परियोजना है। तुंगभद्रा जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की परियोजना है। और कुडोह परियोजना जो है ये कहाँ पे है, नदी पे, ये भी आया था। ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। कुडोह परियोजना कहाँ है, तमिलनाडु में है। सलाल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और सारावती या जोग परियोजना ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो देखिए यही बार बार क्वेश्चन इधर उधर करके आता है, लेकिन वही परियोजनाएं बार बार आ जाती हैं। अभी देखिए ये बाण सागर आ गया, नागार्जुन आ गया, उकाई आ गया और दंतीवाड़ा। अब जैसे ही नागार्जुन आया तो फटाक से हम कृष्ण को मिला दिए, पहला ये जो है मिल गया हमारा। और जो है ये उकाई परियोजना तापी पे है। और बाण सागर जो है कहाँ है, सोन नदी पे है। दंतीवाड़ा जो है मध्य प्रदेश, ये बनास में है। ये जो है ये मिला लीजिए। ये देखिए नागार्जुन कृष्ण हो गया, दंतीवाड़ा बनास हो गया, बाण सागर जो है सोन हो गया, उकाई परियोजना ताप्ती पे हो गया। दिल्ली और आगरा शहरों को निकलने वाला कूड़ा कचरा गंदा जल प्रदूषित कर रहा है, तो कौन सी नदी को कर रहा है, मतलब दिल्ली और गंगा से कौन सी नदी जाती है, दिल्ली और आगरा से तो ये यमुना नदी जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पोंचमपाद परियोजना जो है गोदावरी पे है, आंध्र प्रदेश पे, सही है। हीराकुंड भी महानदी पे है, सही है। सलाल जो है और सलाल जो है ये किस नदी पे है, ये गलत है। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पे है, भी बार बार बता चुके हैं।
तो सलाल जो है परियोजना किस नदी पे है? ये चिनाब नदी पे है। ये चिनाब नदी पे है, रावी नदी पे नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें मानसून की वापसी के दौरान आकाश साफ रहता है, तापमान बढ़ जाता है और आर्द्रता उच्च हो जाती है, दिन का तापमान उच्च होता है और रातें ठंडी और सुहावनी होती हैं, को क्या कहते हैं? ये किसको कहते हैं? इसमें मई की गर्मी, अक्टूबर की गर्मी, मार्च की गर्मी, जून की गर्मी। तो आप इससे इससे लगाइए कि मानसून की वापसी के दौरान, तो वापसी कब होगा? सितंबर के बाद होगा, मतलब अक्टूबर की गर्मी होगी। अब अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो मीथेन नाइट्रन ऑक्साइड्स का संकेंद्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण, और अब कौन सा ऑप्शन है? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का संकेंद्रण। यही आंसर होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का। इससे क्या होता है, जब जल से मिलते हैं तो इसके जो है नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं इसके साथ। तो इसलिए जो है अम्ल वर्षा होती है। जैसे अम्लीय वर्षा का कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का संकेंद्रण है, जो मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्रों में जब वायुमंडल में प्रदूषण का स्तर अत्यधिक उच्च हो जाता है, तब उद्योगों से उत्सर्जित होने वाली SO2 जैसी वायुमंडल में स्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके SO3 गैस का निर्माण करती है, और SO3 जो है ऊपरी वायुमंडल में पहुंचकर बादलों से स्थित जल की बूंदों से क्रिया करके H2SO4 मतलब तेजाब बना लेते हैं। अब यही जो है वर्षा जो है 5% अधिक हो जाता है, तो ऐसी को अम्ल वर्षा कहते हैं। तो हम कहीं भी ऑप्शन आएगा अम्ल वर्षा के लिए कौन कौन है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को फटाक से लगा लेंगे। ग्रीष्मकालीन वर्षा की मात्रा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित शहरों का वर्षा के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? तो ग्रीष्मकाल मतलब जो है मानसूनी वर्षा सबसे अधिक कहाँ होगी, और उसके बाद कहाँ होगी, उसके बाद कहाँ होगी? तो सबसे अधिक कोलकाता में होगी, फिर इलाहाबाद में होगी, फिर अहमदाबाद में होगी। ये क्रम इसका सही है। इसमें आपको गेस भी करना होगा कौन सा आंसर सही होगा। जैसे इलाहाबाद 2 है तो 2 तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इसी दोनों में से होगा। तो हमें जो है गेस करना रहता है, तो इसको हम गेस करेंगे। और कौन सा निम्नलिखित में भारत के आर्थिक तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो भारतीय आर्थिक तंत्र को सबसे ज़्यादा कौन करता है? मानसूनी वर्षा। यहाँ सिंचाई की सुविधा उतना उपलब्ध नहीं है, तो मानसून अगर वर्षा ना करे तो जो है फसल अच्छी नहीं होगी। तो सारा सब दारोमदार किस पे है? मानसूनी वर्षा पे है। उपाद्र प्रदेशों में वार्षिक वर्षा की श्रेणी है। तो देखिए इसका जो बना हुआ है, 100 से 150 वार्षिक सेंटीमीटर उपाद्र प्रदेश में होता है, 25 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा शुष्क प्रदेश में होता है, 50 से 100 सेंटीमीटर अर्धशुष्क होता है, और 50 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आर्द्र प्रदेश में होता है। ये जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नार्वेस्टर जो वर्षा होती है ये कहाँ होती है? जब मानसून की वर्षा शुरू होती है उसके प्रारंभ में ही जो बारिश शुरू होती है चक्रवात के रूप में, तो जो नार्वेस्टर जो है पश्चिम बंगाल में होती है, और इसे काल वैसाखी भी कहा जाता है। यह चाय और चावल इन सब के लिए फसलों के लिए अच्छा होता है। इसे असम में बारदोली छीड़ा अथवा चाय वर्षा कहा जाता है। बारदोली छीड़ा, ये भी याद रखिए आप लोग, बारदोली छीड़ा। बारदोली छीड़ा कहाँ कहा जाता है? असम में। अब जो है अगला है, निम्नलिखित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में कौन केवल एक ही राज्य में सीमित है? तो देखिए इसमें जो है गंडक जो परियोजना है वो उत्तर प्रदेश और बिहार है, मचकुंड में जो है उड़ीसा, और मचकुंड में जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा मतलब शामिल है, और तुंगभद्रा में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शामिल है। पेरियार केवल केरल में है, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। पेरियार जो है केरल राज्य में ही केवल स्थित है, और पेरियार पे ही इदुक्की बांध है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब अगला देखिए, फिर बांध का नाम पूछे हैं। तो नागार्जुन, जैसे आपको हम बार बार बताते हैं, नागार्जुन अर्जुन किसके साथ थे? कृष्णा के। तो ये कौन से राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। और हीराकुंड जो है उड़ीसा में है। तो नागार्जुन जो है आंध्र प्रदेश हो गया, हीराकुंड उड़ीसा में हो गया, और
ये मयूरकाशी जो है पश्चिम बंगाल में होगा, मित्तूर जो है ये कर्नाटक तमिलनाडु में हो गया। तो आप इसको मिला लीजिएगा, मित्तूर हो गया तमिलनाडु का और मयूरकाशी पश्चिम बंगाल का, नागार्जुन आंध्र प्रदेश और हीराकुंड उड़ीसा। ये महानदी पे है, ये कृष्णा नदी पे है। तो आपका ये सही हो जाएगा। देखिए बरगी बांध पूछे हैं, बरगी बांध जो है कहाँ है, नर्मदा पे है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बरगी बांध जो है कहाँ है, तो ये नर्मदा नदी पे है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर वही देखिए पूछे हैं, तवा कहाँ, भीमा कहाँ, घाट प्रभा और करजन। तो तवा जो है ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये तवा जो है मध्य प्रदेश हो गया, और भीमा जो है ये महाराष्ट्र में हो गया, घाट प्रभा माल प्रभा ये सब कहाँ, कर्नाटक में हो गया। ये करजन जो है गुजरात हो गया। इसमें आपको तवा भी मालूम रहा होगा, भीमा भी मालूम रहा होगा, घाट प्रभा माल प्रभा ये सब जो है कर्नाटक में है, भीमा जो है कृष्णा की सहायक नदी है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश या ये सब आता तो हो जाता, गेस कर लेते। तवा जो है मध्य प्रदेश हो गया। अब करजन जो है आपको एक याद करना पड़ेगा, करजन जो है ये जो है नया आया है, करजन जो है कहाँ है, गुजरात में है। इसे याद करिए, फिर कहीं आएगा ये, करजन जो है गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरक्का बैराज का निर्माण कहाँ हुआ, तो ये जो है ये कहाँ, हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह को बनाए रखने के लिए हुआ है। ये जो है गंगा, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बने फरक्का बांध का निर्माण 1961 में शुरू हुआ और 75 में पूरा हो गया। फरक्का बैराज की योजना का उद्देश्य भागीरथी और हुगली नदी क्रम के जल प्रवाह तथा नौ संचलन करना था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य गंगा आर पार 2245 मीटर लंबा अवरोध बनाकर 27 लाख क्यूसेक बाढ़ के जल का प्रवाह बनाना। भागीरथी नदी पर जांगीपुर में 213 मीटर लंबा अवरोध बनाकर 60,000 क्यूसेक बाढ़ जल का प्रवाह बनाना। तो ये सब पूरा आप पढ़ सकते हैं। इसका जो है फरक्का बैराज बहुत पॉपुलर है। ये जो है कहाँ पे स्थित है आप जान गए होंगे, जानते भी रहे होंगे। निम्नलिखित राज्य वर्गों में तेलुगु गंगा परियोजना के जल में किसका हिस्सा है। तो इसमें देखिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, केरल नहीं होगा, और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र ये होगा आंसर। इसमें देखिए मध्य प्रदेश नहीं होगा, मध्य प्रदेश दिया तो ये सी और डी तो वैसे ही कट गए, और केरल के कारण भी ये भी कट गया। तेलुगु गंगा परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में है। तो इसका देखिए और व्याख्या देख लेते हैं, और इसमें जो है कई सारी परियोजनाएं ही दी गई हैं, इन्हें यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। ये बार बार क्वेश्चन जो है आता है। देखिए तेलुगु गंगा परियोजना जो है किस नदी पे है, कृष्णा नदी पे है। और कौन कौन से राज्य हैं लाभान्वित, ये महाराष्ट्र हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। देखिए इसमें केरल नहीं है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। और पोंचमपाद जो है गोदावरी नदी पे है, कौन से है, तेलंगाना हो जाएगा। और सुईल नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। सुईल नदी, सुईल नदी कहाँ है, ये है हिमाचल प्रदेश में। तिलैया बांध जो है बाराकर नदी पे है, ये झारखंड में है। तिलैया बांध जो है कहाँ है, झारखंड में है। सुईल नदी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। अलमट्टी जो है किस पे है, ये कृष्णा नदी पे है। इसके राज्य कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। चंबल मध्य प्रदेश, राजस्थान। तुलबुल जो है झेलम है, जम्मू कश्मीर में है। बाण सागर जो है सोन नदी पे है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बाण सागर इंपॉर्टेंट है, सोन नदी पे। तुंगभद्रा जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है, तुंगभद्रा। देखिए फिर यही क्वेश्चन पूछे हैं, नागार्जुन सागर किस कहाँ पे है, तो नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। और जो इंदिरा सागर है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। इंदिरा सागर जो है मध्य प्रदेश में है। मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में है। माता टीला जो है उत्तर प्रदेश में है। तो आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। तो हमने आपको बार बार बताया है कि नागार्जुन, अर्जुन इसके साथ थे, तो कृष्णा के साथ थे, तो ये कौन से राज्य में है, कृष्णा के साथ में थे, तो ये आंध्र प्रदेश हो गया।
और इंदिरा सागर जो है ये नर्मदा नदी पे है। तो ये जो है मध्य प्रदेश में है, इंदिरा सागर नर्मदा नदी पे है। और ये मयूराक्षी जो है झारखंड या पश्चिम बंगाल में है ये। यहाँ झारखंड होता तो भी होता, मयूराक्षी जो है नदी पे है। माता टीला जो है बेतवा पे है। ये आपका याद हो गया। में आपको जैसे इंदिरा सागर मिला होगा, इसके पहले इंदिरा सागर नहीं आया था, तो वो मिला होगा, बाकी सब पहले आ चुके हैं। अब ये देखिए एक क्वेश्चन है ये, माही फरक्का बैराज नर्मदा दामोदर घाटी, तो देखिए जो है कौन से क्षेत्र में स्थित हैं। तो देखिए फरक्का बैराज और ये नर्मदा दामोदर और माही। तो ये देखिए नर्मदा तो सरदार सरोवर हो गया, पॉपुलर सबसे सरल है। और जो है फरक्का बैरेज जो है ये पश्चिम बंगाल हो गया। अब जो है ये दामोदर घाटी जो है ये मैथन हो गया। और माही जो है बनक बोरी जो है हो गया। तो ये आप आंसर मिला लीजिएगा, माही बनक बोरी हो गया। और नर्मदा ये तो सही ही है, दामोदर जो है मैथन पे है, तो ये जो है सही हो जाएगा आपका। आप इसे मिला लीजिएगा। देखिए यही है, ये नर्मदा सरदार सरोवर हो गया, दामोदर मैथन हो गया, ये फरक्का बराज पश्चिम बंगाल, और माही बनक बोरी हो गया। इसे आप पढ़िए फिर याद करिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, परियोजना एवं संबंधित पर्यावरणीय समस्या से निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी घाटी परियोजना, तापीय शक्ति परियोजना, खनन परियोजना। मतलब क्या पूछ रहे हैं, पर्यावरणीय समस्या क्या क्या होगी। नदी घाटी परियोजना क्या होगा, जलाशय जनित भूकंपनीयता, सही है, क्योंकि जब घाटी परियोजना बनाई जाती है तो बहुत सारा जल एक साथ इकट्ठा हो जाता है और वो दबाव डालता है, और जो भूपटल पे जो व्यवस्था बनी है संतुलन की, वो जो है बिगड़ती है, उससे भूकंप के आने की संभावना होती है। ठीक है। ये तापीय शक्ति परियोजना, स्थलीय अवकर्षण होता है, इससे जो है प्रदूषण होता है, स्थलीय प्रदूषण होता है। ठीक है। खनन परियोजना में धरातलीय एवं पृष्ठीय जल प्रदूषण होता है, तो ये भी सही है। तो इसमें सारे जो है कौन से युग्म सुमेलित हैं, ए ठीक तो है, ए बी सी सब सही है इसमें। ठीक है, पढ़ लेते हैं व्याख्या। नदी घाटी परियोजना के कारण जलाशय जनित भूकंपनीय जन होता है, तापीय शक्ति कारण स्थलीय अवकर्षण, ये सब सही है, वही व्याख्या कर रहे हैं। अब देखिए पूछ रहे हैं कौन सा जो है मैकाल श्रेणी में नहीं है, ये भी क्वेश्चन बार बार आ चुका है। तो नर्मदा महानदी और सोन, ये तीनों नदी जो है मैकाल श्रेणी में है, तापी जो है नहीं है। मैकाल श्रेणी से नर्मदा, सोन और महानदी जो है अमरकंटक से निकलती हैं, आर्य प्रतिरूप बनाती हैं। भारत में अगस्त में वर्षा की परिवर्तनशीलता सामान्यतः कहाँ अधिक होगी। तो भारत में अगस्त में वर्षा की परिवर्तनशीलता सामान्यतः कहाँ अधिक होगी, ये कहाँ पे होगी, ये जो है जोधपुर में होगी। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। ये भारत में अगस्त में वर्षा की परिवर्तनशीलता सामान्यतः जोधपुर में अधिक होगी। भारत में 74% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, या वर्षा जून से सितंबर के बीच 4 महीने में होती है। 13% वर्षा मानसून के पश्चात, 10% वर्षा मानसून पूर्व होती है, कुल 3% शीत ऋतु में होती है। भारत में 12% भाग में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, जबकि 8% भाग में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। भारत की अधिकांश वर्षा पर्वतीय प्रकार की है। इसमें देखिए ये सबसे ज़्यादा जो है कहाँ है, ये जोधपुर है सबसे ज़्यादा शुष्क। जलपाईगुड़ी, कोलकाता, रांची, श्रीनगर, यहाँ सब भी तो बारिश हो ही जाएगी, लेकिन जोधपुर में सबसे ज़्यादा होगी। कहाँ होगी, ये होगी अगस्त में। आंसर हो जाएगा जोधपुर। केरल में मानसून की पहुंचने की सामान्य तिथि है, तो केरल में कब पहुंचता है, ये जो है 1 जून को जो है धमाका होता है, मानसून धमाका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे बताए हुए हैं केरल में मानसून पहुंचने की सामान्य तिथि 1 जून है।
समांतर दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान निकोबार में 20 मई, केरल के मालाबार तट पर 1 से 5 जून, कोलकाता या मुंबई में 10 से 14 जून, दिल्ली या महाराष्ट्र इसमें 25 से 30 जून तक पहुंच जाता है। तो इसीलिए वो जोधपुर वाला क्वेश्चन पूछा था जो है अगस्त में, वहाँ तक मानसून पहुँच जाता है तब राजस्थान। ये अलग बात है कि राजस्थान में अरावली पर्वत के समांतर जो है अरावली शाखा निकल जाती है, जिसके कारण वो क्षेत्र शुष्क रह जाता है। अगर अरावली पर्वत की दिशा जो है ऐसे होती, जो ऐसे है, अगर ऐसे होती तो वहाँ फिर हरा भरा क्षेत्र होता, दिल्ली और उन सब क्षेत्रों में बारिश नहीं हो पाती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांध और नदी जो है कहाँ कहाँ है। तो नागार्जुन बार बार देखिए कृष्णा पे आ गया, सही हो गया आपका। हीरा कुंड जो है कहाँ हो जाएगा, सरदार सरोवर हो जाएगा नर्मदा पे। तिलैया जो है बराकर पे हो जाएगा, और हीरा कुंड जो है महानदी पे हो जाएगा। सब आ चुका है। 709 निम्नलिखित में कौन से भारत में नहरों की सिंचाई से संबंधित एक प्रमुख समस्या है। तो नहरों की सबसे प्रमुख है कि जो जल जो है भर जाते हैं, और लीकेज जो होता है सबसे ज़्यादा वही प्रॉब्लम है, और जिसके कारण जो है दलदली क्षेत्र बन जाता है, और वहाँ पे लवण वाष्पीकरण होने के कारण जो है ये जो है होता है समस्या। मेन समस्या जो किस कारण होती है, वो जलाक्रांति के कारण। भारत में नहरों का जल रिस कर पालाक्रांता स्थिति में उत्पन्न होना एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि इसकी वजह से संलग्न क्षेत्रों में अति जलभराव के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं तथा मलेरिया मच्छरों की पनपने की समस्या उत्पन्न है। नहरों द्वारा अधिक सिंचाई से भूमि की लवणता की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, भूमि ऊसर हो जाती है, जिससे प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, मतलब जहाँ भी नहरें निकाली गई हैं वो यही प्रॉब्लम होती है कि जल भराव रहता है, फिर वो क्षेत्र जो है उर्वरता जो है खो देता है। क्षारीय और लवणीय भूमि से जो है क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, इसके कारण, नहरों के कारण। अगर और भी कहीं क्वेश्चन इस तरह से आता है, ये ऑप्शन रहता है क्षारीय एवं लवणीय भूमि के क्षेत्रों में वृद्धि होती है, ये भी इसका आंसर सही होगा। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 710। तो ये देखिए, कोयना जो है ये महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विद्युत उत्पादन स्थल हो जाएगा। और काकरा पार जो है, काकरा पार जो है ये क्या हो जाएगा, अणुशक्ति केंद्र हो जाएगा। और जो है काकरा पार जो है तापी नदी के पर जो है तापी नदी के निकट। और ये सूरत के निकट है काकरा पार, सूरत के निकट जो है काकरा पार जो है ये परमाणु शक्ति केंद्र जो है और गुजरात में। और तवा जो है ये एमपी में है, ये तवा नदी पे है जो नर्मदा की सहायक नदी है, उस पे जो है ये सिंचाई परियोजना है। और ये ब्रजराज नगर ये उड़ीसा में है, ये जो है कागज के लिए है। तो आप लोग इसी के साथ साथ इंफॉर्मेशन और भी याद रखिए कि काकरा पार जो है कहाँ है, ये सूरत तापी नदी पे है। और तवा जो है सिंचाई परियोजना एमपी में है, तवा नदी जो नर्मदा की सहायक है उस पे है। और कोयना हो ही गया बांध स्थल महाराष्ट्र में। और ब्रजराज नगर जो उड़ीसा में है, ये जो ब्रजराज नगर ही ये उड़ीसा में है, ये क्या है, कागज का है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 711। 711, ये मेट्टूर बांध कहाँ पे है, तो मेट्टूर बांध जो है कहाँ है, ये कावेरी नदी पे है। तो इसके साथ व्याख्या में और सारे बांध दिए गए हैं, तो उनको भी हम यहीं पे पढ़ लेते हैं। ये मेट्टूर बांध जो है कहाँ है, कावेरी नदी पे है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पे, भागीरथी और भिलांगना संगम पे है। और किसाऊ बांध जो है टोंस नदी पे है। भाखड़ा एक सतलज सब जानते ही हैं। लखवार एक बार और आ चुका है, ये यमुना नदी पे है। श्री सैलम जो है कृष्णा नदी पे है। पोंग जो है ब्यास नदी पे है। और नागार्जुन मतलब कृष्ण के सहायक अर्जुन, ये कृष्णा नदी पे है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है, सरदार सरोवर कौन सा युग में सुमेलित है।
सरदार सरोवर जो है ये कहाँ है? इंदिरा सरोवर ताप्ती नदी पे है, कोयना सरस्वती नदी पे, मेट्टूर जो है ये गोदावरी नदी पे है। तो ये इसमें सही क्या होगा? सही होगा इंदिरा सरोवर जो है ताप्ती नदी पे है। तो इंदिरा सरोवर ताप्ती नदी पे हो गया, मेट्टूर जो है कावेरी नदी हो गई, और कोयना कोयना नदी पे है, सरदार सरोवर जो है नर्मदा नदी पे है। तो आप लोग ये जो है क्रम याद कर लीजिए, सरदार सरोवर नर्मदा हो गया, कोयना कोयना नदी पे हो गया, मेट्टूर कावेरी नदी अभी आया भी था ये, और इंद्र सरोवर जो है ताप्ती नदी पे है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया 714। कौन सा जलाशय चंबल नदी पर स्थित है? तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये गांधी सागर है। गांधी सागर जो है, गांधी सागर चंबल नदी पे है, और नागार्जुन जो है कृष्णा नदी पे है, पंत सागर जो है सोन नदी पे है, पंत सागर सोन नदी पे है, और गोविंद सागर सतलज नदी पे है। गोविंद नदी जो है सतलज नदी पे है। अब एक और है, रिहंद पे जो है कौन सी बांध है? आप जानते होंगे रिहंद पे क्या है? तो जो ये हो गया गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये हो गया रिहंद पे। तो यहीं पे याद करिए, गोविंद बल्लभ पंत जो है रिहंद पे हो गया, गोविंद सागर जो हो गया सतलज पे, और सोन नदी पे पंत सागर हो गया। तो ये जो है कंफ्यूज ना होइए, पंत सागर सोन नदी हो गया, गोविंद सागर जो है सतलज पे हो गया, गोविंद बल्लभ पंत रिहंद नदी पे है, ये याद करिए। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना के विरोध का सबसे बड़ा कारण। तो इसमें सबसे ज़्यादा विरोध का क्या कारण था? जो विस्थापित हो रहे थे उनका जो है पुनर्वास कैसे हो, यही सबसे बड़ा जो है कारण था, बहुत विवाद का विषय रहा ये। टिहरी बांध परियोजना का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो टिहरी बांध जो मेन बनाई गया है वो जो है सबसे ऊंचा बांध है भारत का, और वो है किसके लिए? विद्युत उत्पादन के लिए। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए ये परियोजनाएं दी गई हैं, ये आ भी चुका है। इसमें कह रहे हैं कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में है, मिट्टूर जो है कावेरी पे है, ये तो तमिलनाडु में है, माता टीला जो है बेतवा पे है, वो कहाँ पे है? वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? ललितपुर में है। ललितपुर में जो है ये जो है माता टीला बांध है बेतवा नदी पे, उत्तर प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश यहाँ गलत दिए हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नागार्जुन जो है कृष्णा नदी का, जो कृष्ण अर्जुन वाला जो है ये आंध्र प्रदेश पे, इसको कई बार आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 718, जल विद्युत परियोजनाएं और राज्य। तो ये थोड़ा सा जो है कठिन क्वेश्चन है, इसे हम जो है देखते हैं। देखिए इसमें सारावती दिया है, बलिमेला है, ओबरा है, और सानन है। तो ओबरा देखिए सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश मिला लीजिए, और सारावती जो है ये कर्नाटक मिला लीजिए, और सानन जो है ये पंजाब में है, और बलिमेला जो है ये उड़ीसा में है। बलिमेला इसे याद रखिए कि उधर जो है बलि काफ़ी जो है प्रचलित है, तो आदिवासी क्षेत्रों में, तो उससे आप उड़ीसा याद कर लीजिए। और ओबरा आपको पता ही है, तो सारावती भी पता है, एक यही सानन याद करना पड़ेगा आपको कि ये पंजाब में है। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, माल प्रभा और घाट प्रभा बहुउद्देशीय योजनाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो माल प्रभा घाट प्रभा ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है। और इससे संबंधित जो व्याख्या है उसको भी और देख लेते हैं, और क्या क्या दिया है। देखिए माल प्रभा घाट प्रभा ये जो है दोनों नदियों पे है, कर्नाटक में है। भीमा वन भीमा टू ये है पावना नदी पे है, पवाना नदी पे ये महाराष्ट्र में है। जयकवाड़ी जो है गोदावरी नदी पे है, ये देखिए कई बार आएगा ये जायकवाड़ी कहाँ है? गोदावरी नदी पे महाराष्ट्र में। कुकाड़ी जो है कुकाड़ी नदी महाराष्ट्र में है। छोम बांध जो है कहाँ है? महाराष्ट्र में है, कृष्णा नदी पे। इसे आप लोग व्याख्या के दौरान जो है एक पेन में जो है कागज में पेन से जो है नोट करते जाइएगा सारी ये योजनाएं, क्योंकि एक साथ योजनाएं फिर नहीं मिलती हैं। अब एक देखिए किस नदी पे मेजा बांध स्थित है? तो ये जो है ये आरपीएससी में जो है पूछा था राजस्थान में, तो राजस्थान स्पेशल है, कोठारी बांध।
कोठाई नदी पे मेजा बांध स्थित है। कोठाई नदी भीलवाड़ा जिले के हरेंडा गांव की पहाड़ियों से निकलती है। ये जो है कोठाई नदी कहाँ है? मेजा बांध। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत परियोजनाएं नहीं है? अब ये भी देखिए छत्तीसगढ़ स्पेशल है ये, तो ये जो है इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है, इसमें व्याख्या ही देखना पड़ेगा। ये दुधावा जलाशय महानदी के उद्गम स्थल के निकट सिंहावा से लगभग 21 किलोमीटर पश्चिम में दुधावा गांव के निकट छत्तीसगढ़ राज्य में धमतरी जिले में स्थित है। यह सिंचाई हेतु बनाया गया जलाशय है। इसका निर्माण 53-54 में हुआ था तथा ये 63-64 में पूरा हुआ, जबकि रायपुर, कोरिया तथा दुर्ग में जल विद्युत परियोजनाएं हैं। तो ये कहाँ पे है? दुधावा में है। ये जो है यहाँ पे नहीं है जल विद्युत परियोजना। 722 अब देखते हैं। 722 700, इसमें देखिए जो भाखड़ा नांगल बांध है ये तो सही है, और सलाल जो है क्या है? चिनाब पे है, तो ये भी गलत है। और दामोदर घाटी का भी ये गंगा गलत है। इसमें दो आंसर होंगे। हालांकि इन्होंने सी दिया है, वो निकटतम के आधार पे भले दे दिया होगा, लेकिन दोनों गलत है। सलाल जो है जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पे है। नर्मदा परियोजना विवाद का राज्य संबंधित है, तो इसमें जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन सभी से जो है नर्मदा परियोजना संबंधित है। एक बार देख लेते हैं। ये 87% मध्य प्रदेश से है। अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ा जो है स्टेट कौन सा, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। गुजरात 11%, 2% महाराष्ट्र में ये नदी प्रवाहित होती है। और पश्चिमी राजस्थान नहर लिंक द्वारा जो है नर्मदा नदी पर नौगांव के पास एक टर्मिनल स्टोरेज बनाने की योजना है। ये जो है चारों राज्य से संबंधित है। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैप दिए हैं और इसमें पूछे हैं कि इसमें कौन सी स्थिति सही नहीं दर्शाई गई। तो जो सी है, ये जम्मू कश्मीर में मोहरा जो है दिए हैं, तो मोहरा जो है ये झेलम नदी पे 1905 में जो है ये प्रोजेक्ट बनाया गया था जल विद्युत का, तो ये सही है। और ए जो है भिवपुरी ये साईं शिरडी मंदिर के पास में जो है ये टाटा का प्रोजेक्ट है, तो ये भी सही है। और बी जो है भद्रा कर्नाटक में है, ये भी सही है। डी जो है ये सही नहीं है। ये जो है ये डी यहाँ होगा, ये बांग्लादेश में। तो हमारा जो सुमेलित नहीं है वो आंसर हो जाएगा भोला जो है ये पश्चिम बांग्लादेश में है। तो आप इसको याद कर लीजिए, बांग्लादेश में है ये। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया गया था? तो ये श्वेत समुद्रम जो थी वो कावेरी नदी पे किया गया था। हालांकि इससे पहले जो है दार्जिलिंग में भी हुआ था स्थापना। तो देखिए पढ़ लेते हैं। भारत के कावेरी नदी के जल प्रपात व शिव समुद्र परियोजना कर्नाटक राज्य के कर्नाटक और तमिलनाडु के संयुक्त सहयोग से स्थापित किया गया था। यह भारत की प्रथम परियोजना है। इसे 1902 में स्थापित किया गया था और इससे 4200 किलोवाट शक्ति थी। जबकि जो है इससे पहले भी भारत में जो है 1897 में जो है ये प्रयास हुआ था दार्जिलिंग में, यहाँ पे स्थापित किया गया था। तो दार्जिलिंग ऑप्शन आए तो उसे आप सही मानेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी? कोई डाउट ही नहीं है, ये भाखड़ा नांगल बांध है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान है। तिलैया बांध किस पे है? बराकर नदी पे है। पंचेत हिल बांध जो है दामोदर नदी पे है। राणा प्रताप जो है चंबल पे हो जाएगा। माता टीला जो बेतवा पे हो जाएगा, ललितपुर में, उत्तर प्रदेश में। तो ये भी सब क्वेश्चन आ चुके हैं। अब ये देखिए, ये भी हीराकुंड महानदी हो जाएगा। सरदार सरोवर नर्मदा हो जाएगा। राणा प्रताप चंबल हो जाएगा। और नागार्जुन आप कृष्णा जो है भली भात जानते हैं। अब 729 तिलैया बांध देखिए अभी आ चुका है, बराकर नदी पे है। और एक बार पढ़ लेते हैं। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। दामोदर घाटी छोटा नागपुर पठार से पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। इसमें से तिलैया, कोनार, मैथान, पंचेत और जो है पहाड़ी और बोकारो, बाल पहाड़ी, बारमो, दुर्गापुर नामक 8 बांध बनाए गए हैं। बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर तथा पतरातू में ताप विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। अब नागार्जुन जो है बार बार आ रहा है, कृष्णा नदी पे है। उत्तर प्रदेश में शीतकाल में जो है वर्षा जो है कैसे होती है? उत्तर प्रदेश में शीतकाल में वर्षा कौन सी चक्रवात से होती है? इसको हमने बताया था कि भारत में जब वो ये भूमध्य सागर में हवाएं जो है वहाँ से नमी लेकर के लौटते मानसून में
वो शीतकाल में जो जेट द्वारा है, पछुआ विक्षोभ द्वारा भारत में जो है ये समशीतोष्ण चक्रवात आता है और इसकी अंतिम अवस्था में बारिश होती है। तो इसमें समशीतोष्ण चक्रवात, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि समशीतोष्ण चक्रवात जो है किस प्रकार भारत को प्रभावित करता है, और मेन इसका जो रोल होता है पछुआ विक्षोभ जो जेट होता है उसी कारण होता है। जैसे ये जहाँ ऊपर उठती है जेट, उस क्षेत्र में नीचे जो है लो प्रेशर हो जाता है, मतलब जब हवाएं उठती हैं तो वहाँ बारिश होती है, और जहाँ ये जेट दबाती है तो वहाँ हाई प्रेशर हो जाता है, मतलब वायुमंडलीय स्थिरता हो जाती है, तो वहाँ बारिश नहीं होती है। तो ये जो है भारत में जो शीतकाल में बारिश होती है, अ, जो समशीतोष्ण चक्रवात है उसकी अंतिम अवस्था में होती है। भारत में प्रवेश करने पश्चिमी विक्षोभ का जो है क्या है कारण, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो ये भूमध्य सागर से, ये बार बार आ चुका है। अब देखिए, भारत में नहरी सिंचाई की सृजित क्षमता और उपयुक्त क्षमता में पर्याप्त अंतराल है। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है जल प्लावन की समस्या है। जल प्लावन की समस्या सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण जो है आसपास के क्षेत्र भर जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो है इस नहरी सिंचाई से सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है यही होती है कि लीकेज होता है, जो उसके कारण होती है। अब देखिए अगला क्या व्याख्या किए हैं ये। भारत में नहरों का काफ़ी विकास हुआ है, जिसमें वर्तमान समय में 32% सिंचाई नहरों से की जाती है। नहर के आसपास पानी इलाकों में भर जाता है। इसका कारण किसानों की लापरवाही है, जिससे कहीं अनावश्यक रूप से खेत भरे रहते हैं, कहीं जलभराव के कारण फसलें सूख जाती हैं। किसानों की भी लापरवाही है, सरकार की भी लापरवाही है। जैसे नहरें जो हैं कच्ची हैं तो वो जानवरों द्वारा या जो है बारिश द्वारा उसका कटाव हो जाता है, तो कटाव होने के कारण जो है वो रिपेयर नहीं हो पाती हैं और आसपास के क्षेत्रों में जल भर जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वर्षा दक्षिणी दोलन से प्रभावित होती है? तो आप जो है ये जो मानसून पढ़े होंगे तो उसमें जो दक्षिणी दोलन और ये वाकर सेल, इन सब के बारे में अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो एक बार जो है मानसून का वीडियो बनाया जाएगा तो उसमें बताएंगे दक्षिण दोलन से कौन सा फिर मेन प्रभावित होता है। अभी यहाँ आप जान लीजिए किससे होता है। मानसूनी सदृश जो जलवायु होती हैं उनमें जो है ये से प्रभावित होता है। एक बार इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। दक्षिणी दोलन मानसून को प्रभावित करने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। दक्षिणी दोलन की सामान्य अवधि 2 से 5 से 7 वर्ष होती है। इसका प्रथम वाकर महोदय ने लगाया था, और जो है आप चाहे इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ अब इस तरह व्याख्या करने पे मेरा जो है अलाउ नहीं करता कि ये जो है कॉन्सेप्ट मुझे कम समझ में आता है। हमारा कॉन्सेप्ट है उसको जो है हम बनाएंगे तो आपको बताएंगे किस प्रकार वाकर सेल जो है प्रभावित करता है भारत को, या ऑस्ट्रेलिया है यहाँ से कैसे वाकर सेल यहाँ पे हाई प्रेशर बनाता है पाकिस्तान और बलूचिस्तान क्षेत्रों में, तो ये सब बताएंगे। चलिए अभी यहाँ इतना ही। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी में तमिलनाडु में वर्षा कैसे प्राप्त होती है? ये भी बार बार आ चुका है लौटते मानसून से। अ, उत्तर और पूर्वी, नॉर्थ और ईस्ट से जो हवाएं आती हैं उससे जो है नमी लेकर बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु तट पे बारिश करती हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात कारखाना भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पे जो है भिलाई, बोकारो, बर्नपुर आता है, जमशेदपुर नहीं आता है। तो इसके बारे में एक जानकारी लेते हैं, क्योंकि ये फैक्ट बहुत अच्छा है, ये कहीं पूछा भी जा सकता है। जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को भारत का एकमात्र निजी क्षेत्र का कारखाना है, और यह इस कंपनी की स्थापना 1907 में की गई थी। झारखंड के सिंहभूम जिले में मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग के करीब है ये। यह कोलकाता से 240 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में साकची नामक स्थान पर स्थित है। सर्वप्रथम ढलवा लोहा 1908 में, इस्पात जो है 1911 में तैयार हुआ, जबकि भिलाई, बनपुर, राउरकेला, बोकारो आदि जो है सेल के अंतर्गत आते हैं। अब आप यहीं पे जान लीजिएगा कौन कौन से देश के सहयोग से ये सब स्थापित हुए थे, तो आप इसको एनसीईआरटी में एक बार देख लीजिएगा, अभी फिर यहाँ नहीं बता रहे हैं। अब आगे चलते हैं। 737, देखिए वर्षा की सर्वाधिक विरल निम्न में से कहाँ पाई जाती है? विरलता तो जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, जबकि लेह में जो है शुष्क मरुस्थल ये भी है, यहाँ वर्ष एकदम नहीं होती है, तो ये जो है आंसर इसका हो जाएगा लेह। वर्षा की सर्वाधिक विरलता लेह में पाई जाती है। लेह नगर पूर्वी जम्मू कश्मीर राज्य के उत्तरी भारत में स्थित, जबकि मेघालय, मानिसाराम यहाँ पे सबसे अधिक बारिश होती है, सब आप जानते हैं। तो अगर जोधपुर ये सब आएगा तो यहाँ लेह अगर आ गया आंसर तो लो लेह
जो है आंसर सही मानेंगे। जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में कौन सा लाभ नहीं मिलता है? देखिए, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन जब होता है उससे मृदा अपरदन घटता है, सही है। मृदा प्रदूषण भी होता है, रोकता है, ये भी सही है। सिंचित भूमि में वृद्धि भी करता है, ये भी सही है। नदियों के अवसादीकरण कम करता नहीं है, बल्कि नौसादी अवसादीकरण और बढ़ ही जाता है। जब यहाँ पे नदियों को जल ग्रहण क्षेत्र होगा तो उससे जो है अवसादीकरण जो है बढ़ ही जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। जल ग्रहण क्षेत्र की संपदा में मृदा अपरदन घटाता है और मृदा प्रदूषण भी रोकता है। सिंचाई भूमि में वृद्धि होती है, लेकिन नदियों द्वारा प्रतिवर्ष अवसादीकरण कम हो जाने से इसका लाभ नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ बाढ़ के समय अवसादीकरण अधिक हो जाता है। जब बाढ़ आएगी तो बहुत सारे अवसाद आएंगे, तो जल रुका रहेगा तो वहाँ पे अवसाद जो है जमा हो जाएंगे। तो अवसादीकरण इसकी एक समस्या भी है, वही आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। 739 में है, सिंचाई के अंतर्गत कृषि भूमि का अधिकतम अनुपात कहाँ पे है? तो ये पंजाब हरियाणा में है। सबसे ज़्यादा जो है परसेंटेज के मामले में सबसे ज़्यादा है पंजाब में। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। देश की नदी प्रणाली में 1869 बीसीएम पानी होने का अनुमान है। इसमें से अनुमानतः कितने घन किलोमीटर पानी इस्तेमाल में लाया जा सकता है? तो ये मुझे भी नहीं मालूम है, आप इसके आंसर को देखकर मान सकते हैं। 690 इसमें दिया गया है कि पानी होने का अनुमान है, इसमें अनुमानतः 690.31 ये पानी का इस्तेमाल लाया जाता है। ये मुझे फैक्ट नहीं पता था, तो आपको हम बता दे रहे हैं, इसको आप याद कर लीजिए। इस तरह क्वेश्चन अगर आता है तो 690 आप लगा लीजिएगा। जाड़े के दिनों में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है। फिर देखिए वही चीज़ क्वेश्चन पूछे हैं पश्चिमी विक्षोभ से, इसकी व्याख्या बार बार किया जा चुका है। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकाल, देखिए फिर वही क्वेश्चन है। अब देखिए, दामोदर घाटी के प्रमुख उद्देश्यों पर विचार कीजिए। तो दामोदर घाटी जो परियोजना बनाई, इसके पहले वाली वीडियो में, अब कौन सी वीडियो में याद नहीं, लेकिन इसको बताया था मैंने डिटेल में। इसमें जो है मृदा बाढ़ नियंत्रण सबसे था, और सिंचाई भी था, और शक्ति उत्पादन और मृदा क्षरण। अब देखिए, इसमें ऑप्शन के हिसाब से कोई उत्तर सही नहीं लग रहा है। दामोदर घाटी परियोजना के रूपरेखा संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी पे थे, ये आप याद कर लीजिए, अक्सर पूछते हैं, टेनेसी पे था। और इसे मुख्य उद्देश्य का बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल आपूर्ति, अफवाह, जल विद्युत, नौ परिवहन, वन रोपण, मृदा संरक्षण, कृषि विकास, ये मतलब सब था इसमें। तो इसमें सभी विकल्प सही है, तो अगर जो है एक छोड़ना हो तो क्या सही होगा, अब ये तो नहीं बताया जा सकता। अगर मृदा क्षरण छोड़ दिया जाए तो ए बी डी माना जा सकता है, लेकिन सही चारों है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो जो पूर्वोत्तर राज्यों में जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों की स्थिति ऐसी है कि जब यहाँ से अर्कान यमा से जो जो ये पहाड़ी है उससे टकरा के, जो है पहाड़ है उससे टकरा के ये हवाएं जो है इसमें घुस जाती हैं, तो वो जो है उनकी स्थिति पहाड़ियों की ऐसी है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो अगर पूर्वोत्तर की कोई भी पहाड़ी आ जाए आंसर, तो आप तुरंत जो है इसको लगा देंगे। यहाँ देखिए, नीलगिरी, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, ये तीनों से अलग जो है क्या है, इस तरह भी गेस किया जा सकता है। तो महत्वपूर्ण भाग होता है ये मंगलौर में, पश्चिमी घाट में इतना होती है, ये सब चीज़ जो है बताया जा चुका है। आप एक बार चाहें तो एक बार और पढ़ सकते हैं। अब अगला देखिए जल्दी से क्वेश्चन। अब ये देखिए, मानसून के वापस जो लौटता मानसून है वो कहाँ से शुरू होता है? तो आप इसको ऐसे भी गेस कर सकते हैं, जो सबसे पहले जो आएगा वो सितंबर में, 1 सितंबर में कहाँ आएगा सबसे पहले? जो भारत का जो जम्मू कश्मीर राज्य है, फिर पंजाब है, फिर दिल्ली, इस सब होता हुआ आएगा। तो सबसे पहले इसमें कौन सा दिया गया है? पंजाब है। तो 1 सितंबर से आप पंजाब को मिला लीजिए, 15 सितंबर से दिल्ली को मिला लीजिए, और उसके बाद जो है रायपुर को मिला लीजिए, फिर बेंगलुरु को मिलाइए। हमारे हिसाब से ऐसा ही होगा। आप इसे एक तरह से पूछ रहा है कि मैप में, कि भारत में पश्चिम से पूर्व जो है व्यवस्थित कीजिए शहरों को। तो अब 3 लगा लेंगे तो एक जो है अपने आप आ जाएगा। बेंगलुरु में सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी है कि जो है देखिए, बेंगलुरु में जो है ये यहाँ पे है। तो सबसे पहले जो है कहाँ आएगा? यहाँ पंजाब दिल्ली होता हुआ फिर जो है आएगा लौटता मानसून, फिर यहाँ से यहाँ शीतकाल में वर्षा होगी। तो यहाँ भी बेंगलुरु में भी वर्षा होगी इस तट पे। सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा।
भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? तो सर्वाधिक वर्षा क्या होती है? जुलाई माह में होती है। भारत में सब जगह मानसून जो है जुलाई में पहुंच जाता है। अरब सागर शाखा और पश्चिम बंगाल, ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा दोनों जो है हर जगह पहुंच जाते हैं जुलाई में, तो वो सबसे ज़्यादा जुलाई में होता है। अभी पूछे हैं, देखिए, हुदहुद चक्रवात में भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जो है आंध्र प्रदेश भी था, और जो अंडमान निकोबार का क्षेत्र था, इंदिरा पॉइंट, ये सब भी प्रभावित हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो आंध्र प्रदेश लगा के आप आगे निकल जाएंगे। झंझा महोरिम द्वारा अधिकाधिक प्रभावित होने वाला तटीय क्षेत्र है। तो ये क्या होगा जो है, ये पश्चिम बंगाल होगा। यहाँ पे अधिकाधिक झंझावात से जो है वर्षा होती है तटीय बंगाल क्षेत्र में। गर्म और आर्द्र हवाओं के मिलने से इन तूफानों की उत्पत्ति होती है। ये तूफान विनाशकारी होते हैं। ये जो है शुरुआत में जब मानसून के होता है तो इसे नॉर्वेस्टर भी कहते हैं, वही ये पूछ रहे हैं। नॉर्वेस्टर के बारे में बताए थे हम। कोरोमंडल तट पर वर्षा कैसे होती है? फिर वही बात है, उत्तर पूर्वी मानसून से, ये भी बार बार आ चुका है। पश्चिमी घाट के वृक्ष छाया प्रदेश में आता है। तो देखिए, पश्चिमी घाट के वृक्ष छाया प्रदेश में कौन सा आएगा? देखिए, तो इसमें क्या होगा आंसर? बारामती होगा। ये जो है कहाँ पे है? पुणे के पास में है। इसे आप मैप में देख लीजिए, ये जो है पुणे है, यहीं पे जो है बारामती है। तो जो है ये जो क्षेत्र है, ये जैसे देखिए, ये ये पश्चिमी घाट है, तो ये जो है इसी के जो है पास में पड़ता है, पुणे के पास में। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बारामती। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिए। महाबलेश्वर कहाँ पे है? पंचगनी कहाँ पे है? रत्नागिरी कहाँ पे है? इसे मैप में नहीं दिखा रहे हैं, आप लोग एक बार कुछ कोशिश करके देख लीजिए, क्योंकि आप जब कोशिश करेंगे तो आपको और आएगा। क्योंकि अभी जल्दी से वीडियो समाप्त करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो है देखिए पढ़ भी लेते हैं एक बार। देखिए, ऊंचाई के साथ बढ़ने पर पर्वतीय ढाल पे ये सब बता चुके हैं। जैसे पश्चिमी घाट है, इस पे जैसे ऊपर जाएगी हवा तो बारिश होगी, लेकिन जब ये 1500 के आसपास मीटर, 1200 से 1500 मीटर के ऊपर हवा चढ़ती है, उसके बाद इस ढाल से जब नीचे उतरती है तो हवाएं जो है जब ऊपर जाती हैं तो फैलती हैं तो ठंडी होती हैं, जब नीचे उतरती हैं तो वो कंप्रेस हो जाती हैं तो वो गर्म हो जाती हैं, तो वहाँ इसलिए बारिश नहीं होती है। यही सब बताए हैं ये। तो आर्द्रता कमी हो जाती है, और ये वृक्ष छाया में बारामती महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले की स्थित एक म्यूनसिपल काउंसिल है। यहाँ पर वृक्ष छाया प्रदेश होने का 10 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। अब अगला क्वेश्चन है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं उत्पादन के आदर्श राज्य हैं। इन राज्यों में सु अपवाहित उर्वर भूमि, बुआई के समय 10 से 15 सेंटीग्रेड तापमान, लगभग 75 सेंटीग्रेड वर्षा। तो ये दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोष युक्त सिंचाई प्रणाली के कारण होने वाला प्रदूषण कहलाता है। देखिए, सिंचाई जो है अगर दोषपूर्ण रहेगी, जैसे मान लीजिए जल भर दिया गया, तो उससे क्या होगा? मृदा का जो है लेटराइजेशन होगा। इसे जो है क्या कहते हैं? मृदा निक्षालीकरण या लेटराइजेशन। तो लेटराइजेशन के बारे में भी बताए थे कि जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ सिलिका नीचे चली जाती है, और जहाँ तापमान कम होता है वहाँ सिलिका ऊपर रह जाती है। तो जब लेटराइजेशन जहाँ होगा गर्म क्षेत्रों में, तो वहाँ आयरन, एल्युमिनियम ये सब ऊपर रह जाएंगे और सिलिका जो है नीचे चली जाएगी। आप हमेशा याद रखिए, सिलिका जो है वो हमेशा जो है तापमान पर निर्भर करती है, एक्टिविटी उसकी। अगर तापमान जहाँ अधिक है, जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, तो वहाँ सिलिका जो है नीचे चली जाएगी और एल्युमिनियम और लोहा ऊपर रह जाएगा। जबकि यही शीत क्षेत्रों में जो पॉडजोलाइजेशन होता है वो इसका अपोजिट होता है। ये भी हम पहले की वीडियो में काफ़ी अच्छे से आपको बता चुके हैं। अब अगला देखिए, भारत के उत्तर मैदानी भाग में नहरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस भाग में मानसून द्वारा भारी वर्षा होती है। इस क्षेत्र में मृदा संरंध्र है, नहरों की स्रोत सदावाहिनी नदियाँ हैं। ये सही है, सदावाहिनी नदी है, इसीलिए जो है सिंचाई के लिए नहर जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। क्योंकि नहरें जो है नदियाँ तो बहेंगी ही, और जल अपना जो है समुद्र में गिराएंगी ही, क्योंकि हिम हिम से निकलता है, हिमानी हिम से, अ, तो हिम पिघलेगा ही, तो वो जल बेकार ही जाएगा समुद्र में। तो इसलिए इसको बांध करके हम नहरें निकाल के उसकी सिंचाई कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे प्रमुख कारण यही है। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 754। भारत के निम्न
किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक विचलन मिलता है? देखिए अरुणाचल प्रदेश, मालाबार, छोटा नागपुर, इन सब में तो बारिश होती है। अरुणाचल प्रदेश मालाबार में तो काफ़ी बारिश होती है। छोटा नागपुर भी जो है बिहार और झारखंड से सटा हुआ। इसमें निम्न कर्नाटक पठार जो आप देखें कि वृष्ण छाया प्रदेश में पड़ता है, तो इसका आंसर यही होगा, ये वृष्ण छाया प्रदेश में पड़ता है। तो ये जो है सर्वाधिक विचलन वहाँ पाया जाता है जहाँ वर्षा कम होती है। इसका मतलब यही है कि विचलन जहाँ अधिक है मतलब वर्षा कम पाई होती है। तो आप ऐसे भी गेस कर सकते हैं, ये वृष्ण छाया प्रदेश में है, पश्चिमी घाट के इधर जो है। क्यों होता है बताया हमने आपको, हवाएं ऊपर जाती हैं फैलती हैं, नीचे जाती हैं तो सिकुड़ती हैं, तो तापमान उसका कम हो जाता है। तापमान नीचे जाने पे बढ़ जाता है, ऊपर जाने पे कम होता है, तो नमी जो है कम हो जाती है। इसको भी बार बार बता चुके हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में पटल विवर्तन की सिद्धांत किसके उद्गम और अवस्थिति को स्पष्ट करने में सहायक नहीं होता है? अब देखिए प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत यहाँ पे पूछ लिया गया है। ये सब एक आध क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं भारत का भूगोल जबकि हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में देखिए भूकंप की व्याख्या हो जाती है, पर्वत निर्माण की होती है, और समुद्र तल से लक्षण है ये भी होता है। समुद्र नितल प्रसरण जो होता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसकी भी व्याख्या हो जाती है। समुद्री धाराओं की व्याख्या जो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से नहीं की जा सकती, क्योंकि समुद्री धाराएं मेन जो है हवाओं के कारण चलती हैं। हवाएं जिस प्रकार चलती हैं उसी हिसाब से वो हवा के कारण ही समुद्री धाराएं मेन उसी कारण उत्पन्न होती हैं। उसके अलावा जो समुद्री धारा हैं लवणता और तापमान, ये सब के कारण भी प्रभावित होती हैं, तट की स्थिति। लेकिन मेन जो कारण है समुद्री धारा चलने के, जैसे हवाएं पूरे ग्लोब पे चलती हैं उसी तरह एनर्जी बैलेंस करने के लिए समुद्री धाराएं भी चलती हैं हवाओं के प्रभाव के कारण। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 756। भारत की नदियाँ 12 मासी होती हैं? हिमालय की नदियाँ सर्व 12 मासी होती, ठीक है। यह क्षेत्र केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वृष्टि प्रदान करता है? ये गलत है। केवल क्या दक्षिण पश्चिम मानसून से ही बारिश होती है यहाँ? नहीं, शीतकाल में भी बारिश होती है। तो ये गलत है, ये सही है। इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? ये सही है और असत्य तो सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये वनस्पति का शुरू हो रहा है, इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आप इसको पूरा देख के नोट्स बना लीजिए। जैसे जिसमें जो व्याख्या आ रही हैं, जैसे परियोजनाएं हैं, उन्हें आप एक साथ लिख लीजिए सारा। तो बार बार जो रिपीट होता है तो उससे आपको याद भी हो जाएगा। एक कॉपी में बना दीजिए, तब इसका जो है सॉल्व करने का फ़ायदा होगा आपको। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।